विश्वास में चलता है। टाइमिंग दे दीजिएगा कि 12 बजे तक नहीं उठता है। बताइए। अरे दरभंगा शहर में अतिक्रमण के नाम पर मानवाधिकार का उल्लंघन करना बंद करो। दरभंगा जिला फुटपाथ दुकानदार संघ जिंदाबाद। दुकानदारों को उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाओ। अरे अब जुर्माना क्या धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों दरभंगा शहर में एक तरफ फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण कार्य चल रहा था और दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई पूर्व सूचना का, बिना वैकल्पिक व्यवस्था का, जबकि वेंडिंग जोन अधिनियम देश में लागू हो चुका है, बिहार में लागू हो चुका है, दरभंगा में वेंडिंग जोन कमेटी की विधिवत गठन हो चुकी है, फिर भी यहाँ उस कानून का माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित कानून का उल्लंघन करते हुए और विभागीय निर्णय का उल्लंघन करते हुए जबरन स्टेशन रोड और दरभंगा बेत्ता चौक सहित कई जगहों पर फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है। इसके खिलाफ आज यह धरना कार्यक्रम आयोजित है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, बिना पूर्व सूचना के, बिना वेंडिंग जोन अधिनियम लागू किए हुए उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने और उन्हें रोजगार करने देने की मांग की व्यवस्था करते हैं। साथ ही हम अविलंब जो 29/12/2015 को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसको अक्षरशः लागू कराने की मांग करते हैं। हम बरसात के मौसम में दरभंगा शहर में जो नाला जाम पड़ा हुआ है उस नाले की उड़ाही की मांग करते हैं, जल निकासी की मांग करते हैं और फुटपाथ दुकानदारों जिनको उजाड़ दिया गया है, जिनकी सामान जब्त की गई है, उनको मुआवजा देने की मांग और उनको पुनः उसी जगह पर व्यवस्थित रूप से रोजगार चलाने देने की मांग करते हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, संसद का सत्र मानसून सत्र चल रहा है। हम अपने सांसद महोदय को भी ज्ञापन दे करके, हमने पप्पू यादव को भी, RK सिन्हा को भी, जो सांसद हमारे राज्यसभा के हैं, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दे करके इस सवाल को लोकसभा में उठाने की मांग किया है और विधानसभा में विरोधी दल के नेता माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार के माध्यम से भी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी के माध्यम से भी हम विधानमंडल में इस सवाल को उठाने जा रहे हैं और इस सवाल पर हम सदन से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। विशेष व्यवस्था है क्या? पब्लिक जाएगा गाड़ी लगा हम लोगों ने कई कदम उठाए। आप सब में से अभी जैसा कि पंचायती राज विभाग के सचिव, मैं उनको और शुभकामनाएं देता हूँ। अब आपके जीवन में नया अनुभव आएगा, लोगों की समस्याओं को सुनना, अपने ग्राम पंचायत या पंचायत समिति का जो कार्य क्षेत्र है, जिला परिषद का जो कार्य क्षेत्र है, पंचायत समिति की जिम्मेवारी पूरे प्रखंड की होती है और सब मिलकर, यूं तो पंचायती राज संस्थाओं में कोई किसी के जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी को निभाना वो एक बात, लेकिन आपस में समन्वय होने से बेहतर परिणाम निकलते हैं। तो मैं आप सबको इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप बेहतर समन्वय के साथ पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाएं। हम लोगों ने कई चीजों के बारे में सोचा। अब बहुत सारी पंचायती राज बीमा योजना लगती है। हमने देखा कि बीमा योजना में तो प्रीमियम जमा हो जाता है, लेकिन बीमित लोगों को बीमा राशि सब समय मिले, इसके लिए बड़ी भारी कसरत करनी पड़ती। तो हमने देखा कि वो अपनी जगह पर है। राज्य सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली कि पंचायती
या नगर निकायों के जो भी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल के दौरान अगर किसी भी प्रकार की तो एक टोकन सांकेतिक रूप से सरकार की तरफ से एक जो रिकॉग्निशन होता है कि हम उसे मान्यता देते हैं, उसके लिए एक टोकन धनराशि दी जाती है। इसको कभी भी वेतन आदि से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो राज्य सरकार के सीमित संसाधन है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने यह भी करने की कोशिश की है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए। और इसके अलावे पंचायती राज अधिनियम 2006 जो बिहार में प्रभावी है, उसके अधीन पंचायतों को लोक सेवक घोषित किया गया। जैसे हम सब लोग लोक सेवक हैं, हम लोग जैसे लोक सेवक हैं, उसी प्रकार से पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी लोक सेवक घोषित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय को बंद करने के बारे में सोच रही है, उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के तौर पर रख दिया जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ ये पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के अनुरूप नहीं हो। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता बापू ने, और यही हमारे आजादी की लड़ाई के मूल्य थे। तो जो विकेंद्रीकरण हो रहा है, यानी पंचायती राज संस्थाओं को, नगर निकायों को जो अधिकार होने चाहिए, उस अधिकार में वृद्धि होनी चाहिए, कटौती नहीं होनी चाहिए। उनके पास संसाधन और मिलने चाहिए। और उस स्थिति में इसी को सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन के बाद केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया। एक अच्छा प्रयोग और ये अच्छा कदम था। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि इस मंत्रालय को समाप्त न किया जाए, इस मंत्रालय को यथावत कायम रखा जाए और केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के जरिए पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाए। और ये जो वित्त आयोग के पैसे का जो बंटवारा होता है, डिवोल्यूशन होता है, उसके अतिरिक्त कतिपय योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती थी, उसे बंद नहीं करना चाहिए। अब राज्य सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जो भी पैसे का आवंटन पंचायतों को करते हैं, उसके अलावे भी हम लोगों ने कई जिम्मेवारी सौंपने का निश्चय किया। मैं इस विषय पर बाद में आऊंगा। जो हमारे साझा कार्यक्रम थे, महागठबंधन की सरकार बनी हमारी, और उस साझा कार्यक्रम में 7 निश्चय का उल्लेख था। और अब वो हमारे 2015 से 2020 के सुशासन के कार्यक्रम का अंग है। और जो 7 निश्चय का क्रियान्वयन करना है, टाइम बाउंड, समय सीमा के अंदर उसका हमें क्रियान्वयन करना है। और उसमें आप सबकी बहुत ही बहुत सारे कार्यक्रमों में, मैं उस पर अंत में आऊंगा। तो आपसे हम लोगों को यह उम्मीद है। और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए हम लोगों ने बिहार में किया। देखिए, पंचायत भवन बनता है, अनेक जगहों पर छोटे भवन बने हुए। एक तरफ हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, कई जिम्मेवारी उनको देनी है, और समय समय कई जिम्मेवारी उन्हीं के पास रहेगी। वो जिम्मेवारी न केंद्र के पास रहेगी, न राज्य के पास रहेगी, अंतोगत्वा पंचायतों के पास रहेगी, पंचायती राज संस्थाओं के पास रहेगी। तो हमने अपने राज्य में एक विचार को दृढ़ किया कि साहब, जिस तरह से केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार कहलाती है, राज्य की सरकार राज्य सरकार कहलाती है, उसी तरह से पंचायत सरकार हो, नगर सरकार हो। और इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि उनको काम करने की जगह हो। आखिर वे कहाँ बैठकर काम करेंगे? अगर हम ग्राम पंचायत को लें तो पंचायत भवन छोटे रहते हैं, वहां तो वो कैसे काम कर सकते हैं? और अब नए दौर में एक गरीब आदमी भी पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आता है। उसके बाद रहने के
program that we're doing from Going to School. The idea is that we do not consider teachers simply to be our delivery points. We want them to buy into this whole idea of entrepreneurship. The reason being, like 50% of the school kids drop out simply because parents feel that the kind of education that you get at school doesn't equip you to either get a job or start your business. So what we do as Going to School is teach these kids entrepreneurial skills. And the idea is that, it's basically the school teachers are the ones who are going back and teaching these stories. So the way we do these teacher training is through these videos, through these games, so that they also understand and buy into the idea of entrepreneurship, so that when they go back to the schools, they can teach these kids all about being an entrepreneur. Okay, what's your name, ma'am? Shantini, and I work for the Going to School Monitoring and Evaluations team.